डेट आज 15 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सुकला फेंटा नेशनल पार्क। ये अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि इस नेशनल पार्क से बहुत सारे एलिफेंट्स, हाथी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आ गए हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर इसके बारे में लेक्चर देख सकते हो। इसे TX2 नाम का अवार्ड मिला था और ये पहला टाइगर रिजर्व था। बहुत ज़्यादा न्यूज में था ये। तो ये सुखला फेंटा नेशनल पार्क कहाँ पे? ये है नेपाल में। जो अपना ये हिंदुस्तान देख रहे हो आप, ये यहाँ पे नेपाल में है। और ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये सुखला फेंटा नेशनल पार्क से यहाँ पे हाथी आ गए हैं। और जो इनके बीच का रीजन है ना, इसका बीच का रीजन, उस बीच के रीजन को बोलते हैं ये लग्गा बग्गा रीजन। ये माउंटेनियस और हिली रीजन है, यानी कि पहाड़ी इलाका है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे तराई रीजन है। तराई रीजन देखो, ये अपना जो हिंदुस्तान है देख रहे हो जो आप, यहाँ पे हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, आप सब जानते हो। ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। एक सेकंड में इसे बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। ये हिमालय की पहाड़ियाँ आपको पता है, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे लेसर हिमालय, फिर शिवालिक की पहाड़ियाँ ये हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ यहाँ तक। तो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ के बाद जो रीजन स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं भाबर। आपने पढ़ा होगा भाबर। फिर भाबर के बाद जैसे ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया भाबर। इस भाबर के बाद फिर कुछ किलोमीटर तक रीजन आता है तराई रीजन। तराई रीजन भाबर में देखो कंकड़ पत्थर ज़्यादा है, वहाँ पे खेती बहुत ही कम होती है, क्रॉप कल्टीवेशन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन तराई रीजन में क्या है, थोड़ा पानी भरा हुआ रहता है और ये पैडी कल्टीवेशन के लिए, धान के लिए बहुत अच्छी रीजन है, यहाँ पे बहुत अच्छी सॉइल है। तो उसके बाद ये भाबर, तराई, और फिर आपने पढ़ा होगा बांगर, और फिर पढ़ा होगा एक खादर। ये चार रीजन आपने पढ़े होंगे यहाँ पे इस रीजन में। तो ये तराई रीजन में पड़ता है पीलीभीत और सुकला फेंटा। ये टाइगर, ये नेशनल पार्क है सुकला फेंटा नेशनल पार्क, और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बस इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक सेकंड रुको आप। नेक्स्ट टॉपिक है मणिपुर कुकीज। कुकीज देखो कम्युनिटी है, प्रजाति के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, कुछ इस तरह के दिखते हैं भाई साहब। ये इनकी पोशाक है, ड्रेस। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इनके साथ में 28 साल पहले एक मैशकर हुआ था, हत्याकांड। बहुत सारे कुकी कम्युनिटीज के लोगों को नागा ग्रुप के लोगों ने यहाँ पे मार दिया था। तो ये 28 ईयर हो गए हैं उसको, उसकी एनिवर्सरी आई है, इसलिए ये ट्राइब न्यूज में आई है। ये जो कुकी पीपल हैं, जो मिजो हिल्स है, जिसका पहले नाम था लुसाई हिल्स, वहाँ पे रहते हैं ये। मिजोरम जो पार्ट है इंडिया का, ये देखो हिंदुस्तान का मैप आप, मिजोरम है, ये मणिपुर और ये असम। यहाँ पे लुसाई हिल्स पहले नाम था, मिजो हिल्स है अब। इस एरिया में रहते हैं। देखो ये बाकी सारे ए रीजन में मिलते हैं, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं मिलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछ ले कि सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं तो गलत हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के सारे रीजन में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में, असम हो चाहे मेघालय हो, सारे स्टेट में मिलते हैं ये वाले। तो यही लिखा है इसमें। जो ये यहाँ पे क्या है, 50 ट्राइब है कुकीज कम्युनिटीज की। इनके अंदर ही 50 ट्राइब है जिनकी अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट का मतलब होता है रीजनल लेवल पे जो कोई भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं डायलेक्ट, यानी कि बोली, छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। देखो सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो डायलॉग है किसके बीच में हुआ है, इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। और इसका काम क्या है, देखो कुछ दिन पहले एक 2 अप्रैल 2021 में लीडर समिट हुआ था क्लाइमेट पे, कि क्लाइमेट चेंज को कैसे, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस के इमिशन होने से हो रही है, तो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कैसे रोका जाए। तो इस पर एक समिट हुआ था ये अप्रैल 2021 में। तो यहाँ पे यूएस और इंडिया ने एक एजेंडा 2030 पार्टनरशिप किया, इंडिया और यूएसए के दोनों के बीच में। इसमें यही था क्लाइमेट चेंज के लिए एक दूसरी कंट्री का सहायता करेंगे और जो सोलर एनर्जी वगैरह है, यानी कि क्लीन एनर्जी पे फोकस रखा जाएगा। जो अभी जैसे मान लो कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो इसे छोड़ के सोलर एनर्जी वगैरह या ऐसे विकल्प, विंड एनर्जी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो इन्वायरमेंट में, ऐसे ऑप्शन ढूंढने के लिए एक दूसरी कंट्री के बीच में पार्टनरशिप हुई थी। तो इसी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए ये डायलॉग क्या है, दोनों कंट्रीज ने मिलकर। तो बस इतना याद रखना, दोनों कंट्रीज में क्या है, फाइनेंस करेंगी एक दूसरी कंट्री को, और ग्रांट के बेस पे ग्रांट दी जाएगी क्लाइमेट के लिए, फाइनेंशियल ग्रांट वगैरह, कंसेशनल फाइनेंस की जाएगी, मतलब एक तरह से अनुदान दिया जाएगा, ताकि दोनों कंट्री जो इनके पेरिस एग्रीमेंट के जो कमिटमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, देखो 2015 में ये हुआ था COP21 UNFCCC का। COP21 का मतलब है 21वीं मीटिंग हुई थी UNFCCC की। अब ये UNFCCC क्या है, इसके ऊपर इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हो, पूरा लेक्चर पता लग जाएगा 2015 में क्या हुआ था, 21वीं मीटिंग क्या है और किसके बेस पे हुई थी। नेक्स्ट है T+1 सेटलमेंट सिस्टम। देखो सेटलमेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ, देखो
जैसे स्टॉक मार्केट होती है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, वहाँ पे शेयर बॉन्ड खरीदे जाते हैं, तो उनका कुछ टाइम पीरियड होता है, कितने समय पे बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में फिर कितने दिन में पैसे आ जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड है ये T+1 सेटलमेंट सिस्टम। और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? ये सेबी करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था है, एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। 1992 में इसके लिए एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, तो इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था बोलते हैं हिंदी में। तो इसने T+1 सेटलमेंट सिस्टम ऑफर किया है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के लिए। अगर ये स्टॉक एक्सचेंज एग्री कर लेता है इसके प्रपोजल को, तो इन्वेस्टर को फायदा होगा। वो मनी उनके अकाउंट में शेयर को सोल्ड करते हैं, यानी कि बेचते हैं या खरीदते हैं, जो भी उनके अकाउंट में फास्टर तरीके से और सेफर तरीके से उनके अकाउंट में मनी आ जाएगी, यानी कि पैसा उनके अकाउंट में जल्दी से आ सकेगा। तो ये T+1, T+2, T+3 ये है क्या? देखो, ये एक तरह से सेटलमेंट सिस्टम है, यानी कि T+1 का मतलब ये होता है कि जब भी कोई शेयर या बॉन्ड खरीदता है, उसका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो होता है, यानी कि पैसे का जो लेन देन होता है उसके अकाउंट में, और कितने दिन में उसने अपना जो शेयर खरीद के बेचा है, वो टाइम पीरियड बताता है ये। जैसे T+1 का मतलब यहाँ पे क्या है? T का मतलब होता है ट्रांजैक्शन डेट, यानी कि जिस डेट पे कोई शेयर या बॉन्ड खरीदा है, समझ रहे हो, खरीदा या बेचा है, वो हो गया T, यानी कि ट्रांजैक्शन डेट, वो ट्रांजैक्शन डेट हो गई। और फिर +1 का मतलब क्या है? +1 का मतलब जिस डेट पे सेटलमेंट हो गया। मतलब देखो, जैसे आज डेट है 15 सितंबर को किसी आदमी ने शेयर खरीदा, तो ये हो गया T, यानी कि ट्रांजैक्शन डेट। और मान लो कल इसने बेच दिया, तो T+1 हो गया, यानी कि एक दिन बाद उसने बेच दिया, एक दिन बाद बेच दिया, तो ये क्या हो गया? ये पूरा हो गया सेटलमेंट डेट। ये सेटलमेंट डेट, एक दिन बाद बेचा है तो सेटलमेंट डेट क्या होगी? एक दिन बाद, यानी कि 16 सितंबर, और अगले दिन ही उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। तो ये है T+1 का। अगर T+2 है तो 2 दिन बाद, यानी कि सेटलमेंट डेट होगी। T+3 है तो 3 दिन बाद होगी। तो बस इसमें यही होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना एक चीज़ याद रखनी है कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड में यूजुअली T+1 सेटलमेंट सिस्टम यूज होता है, और बॉन्ड मनी मार्केट में T+1, T+2, T+3 ये सारे यूज होते हैं। लेकिन स्टॉक और म्यूचुअल फंड में ये सारे यूज हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली T+1 का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। और म्यूचुअल फंड के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं क्या होता है। जैसे मान लो एक आदमी को शेयर खरीदना है, और किसी कंपनी का 1 लाख 10 लाख का शेयर है, एक शेयर का दाम है, और वो खरीद नहीं सकता अकेला, तो 10-15 आदमी इकट्ठे आ जाएंगे, तो एक म्यूचुअल फंड यानी कि एक ग्रुप बन जाएगा। तो अब ये सारे इकट्ठे मिलकर खरीदेंगे, इनके बिहाफ पे एक आदमी अपॉइंट कर देंगे, वो इनके बिहाफ पे खरीदेगा शेयर बॉन्ड वगैरह। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। देखो, इसके बारे में पॉलिटी की प्लेलिस्ट में एक लेक्चर बना हुआ, वो आप डिटेल में देख सकते हो। हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट में, बहुत ही तेजी से पढ़ेंगे और जल्दी से ब्रीफली समझेंगे। अभी न्यूज में इसलिए है, देखो IPS ऑफिसर हैं इकबाल सिंह ललपुरा, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज क्या होती हैं? देखो, हमारे संविधान में कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, परिभाषित नहीं किया हुआ है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग देखो, ये कई डिसीजन में बोल चुका है, जो भी हमारे देश में, जैसे मान लो माइनॉरिटीज लैंग्वेज और रिलीजन, लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, 2 माइनॉरिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की गई है। जाति के आधार पे नहीं है, यानी कि किसके आधार पे? धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, और है भाषा के आधार पे। 2 तरह की माइनॉरिटीज हैं। लेकिन माइनॉरिटीज होंगी कैसे, कैसे डिफाइन करेंगे, ये डेफिनेशन नहीं है, ये आपको याद रखनी है। ऐसी स्टेटमेंट देके पूछता है यूपीएससी कि हमारे संविधान में माइनॉरिटी की डेफिनेशन दी हुई है या नहीं, तो नहीं दी हुई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और माइनॉरिटी का मतलब होता है एक तरह से अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब है, जैसे मान लो अगर पॉपुलेशन के आधार पे हम निकाले कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी कौन है, जिनकी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है वो मेजोरिटी में हो गए। जैसे इंडिया की बात करें तो हिंदू की पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा, तो हिंदू ये है मेजोरिटी में, और बाकी सारी कम्युनिटी जो आती हैं लगभग वो माइनॉरिटी में आती है। लेकिन हमारे देश में सिर्फ 6 कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो कौन कौन से देखेंगे इसी में। अभी जो ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, ये किसके अंडर काम करता है? देखो, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर काम करता है, और ये कमीशन बनाया गया था 1992 में। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, इसके लिए एक्ट बना दिया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। देखो, हम जल्दी से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, और आपको डिटेल में देखना, अच्छे से देखना लेक्चर, तो आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे मैं जल्दी से रिवाइज कराऊंगा इसको। अगर आपको तेज लग रहा तो आप देखो, सेटिंग में जाकर यूट्यूब की सेटिंग होती है ऊपर, जैसे आपकी वीडियो चल रही है, जैसे मान लो फोन में ये, यहाँ पे 3 बिंदी सी होंगी, 3 बिंदी पे क्लिक करोगे सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग में जाकर आप स्पीड स्लो तेज कर सकते हो, वहाँ से अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हो।
तो इसके जो है ये माइनॉरिटी कमीशन 1992 में एक्ट बनाया था, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सांविधिक संस्था है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी। ये क्या करती है, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उसके राइट वगैरह को सेफ गार्ड करती है, उनके लिए कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया या हमारे संविधान में कोई दिया हुआ है प्रोविजन, वो सही से हमारे देश में लागू नहीं हो रहा, वो देखती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 6 कम्युनिटी हैं जो रिलीजियस कम्युनिटी जो हमारे देश में माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन जिसे पारसी भी बोलते हैं, और जैन। ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 कम्युनिटीज हैं जो हमारे इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखी हैं। जो देखो सबसे पहले जब ये माइनॉरिटी कमीशन बना था तो इसका नाम था माइनॉरिटीज कमीशन, अभी क्या नाम है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो 1978 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन से बनाया था। पहले ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट बना दिया। लेकिन जब बनी थी स्टार्टिंग में तो तब ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। 1978 में बना था। और फिर 1984 में देखो माइनॉरिटीज कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अलग कर दिया था और इसको डाल दिया था मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंदर। पहले जब स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर थी, अब ये उसके बाद 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंदर डाल दिया इसको। 1992 में इसके लिए एक एक्ट पास किया जिसके थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया और नाम भी चेंज कर दिया। पहले माइनॉरिटी कमीशन था, अब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कर दिया। 1993 में देखो 5 रिलीजियस कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी। जैन नहीं थी, जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटी में 2014 में डाला गया, ये कम्युनिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इसमें नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, देखो एक चेयरपर्सन होता है और इसमें मेंबर होते हैं 5 मेंबर। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ये। और कौन होता है, देखो 7 जो पर्सन है ये, जैसे एक देखो इसमें हो गए चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर, टोटल कितने हो गए, 7 मेंबर हो गए। ये 7 पर्सन जो होते हैं ये किसके बेस पे नॉमिनेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इनमें देखते हैं पर्सन ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी और इंटीग्रिटी के बेस पे देखते हैं कि ये क्वालिटी है नहीं है, इसके बेस पे करते हैं। और जो ईच मेंबर होते हैं जो ऑफिस होल्ड करते हैं 3 साल के लिए, मतलब 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, जब भी मतलब अपना ऑफिस में आते हैं, अपने ऑफिस के बाद 3 साल तक रहते हैं ये मेंबर और चेयरमैन। हमारे संविधान में कौन सी माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोविजन दी हुई है ये आपको याद रखनी है, आर्टिकल 15, 16 में। अब ये आपको देखना है सारे आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है। अपने जो ऐप है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके मोबाइल में, वहाँ पे देख सकते हो, या लक्ष्मीकांत में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक होगी, उसमें देख सकते हो इन आर्टिकल में क्या क्या दिया है। एक बार रिवाइज करना जरूर। 15 और 16 में 25, 26, 28, 29, 30 ये माइनॉरिटीज के सेफ गार्ड के लिए दिए गए हैं। और एक आर्टिकल 350B ये जोड़ा था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था, संवैधानिक संशोधन 1956 में किया था, और इसके थ्रू ये आर्टिकल जोड़ा था 350B। और इसमें दिया गया था कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी डिक्लेयर की जाती है उसके सेफगार्ड के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, IBC। देखो ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक अपना ऑर्डर दिया है कि उसने कहा है कि जुडिशियल डिले की वजह से जो ये एक्ट कानून बनाया था जिसका नाम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये 2016 में बनाया था, ताकि जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के ये जितने भी डिस्प्यूट मामले हैं किसी कंपनी के, इंडिविजुअल के, जल्दी से सुलझाए जा सकें। लेकिन जुडिशियल डिले की वजह से ये मामले सुलझ नहीं पा रहे हैं और ये जो कोड है अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है, देखो इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, जब किसी पर्सन ने, आदमी ने, कंपनी ने लोन लिया और वो लोन भरने के काबिल नहीं है, लोन भरने के काबिल नहीं है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी है और आगे कुछ दिन अगर उसे दिए जाए तो वो भर सकता है, तो वो अभी इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट यानी कि वो लोन नहीं भर पा रहा, ये कंडीशन होगी इंसॉल्वेंसी की, यानी कि वो भर सकता है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, अगर उसे टाइम दिया जाए, बैंक और थोड़ा टाइम दे तो वो लोन वापस लौटा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी बंदे के पास वो लोन अभी उसने भरा नहीं है, टाइम भी निकल गया, मान लो 1-2 साल का टाइम था, वो टाइम भी निकल गया, लोन भरा नहीं है, और उसके बाद उसके पास ना तो कोई प्रॉपर्टी है, ना ही उसके पास कोई कंपनी है, ना पैसा है जिससे वो लोन भरे, यानी कि वो ठन गोपाल हो गया, उसके जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस कंडीशन में ये एक लीगल स्टेट हो गई और इस स्टेट को बोलते हैं बैंकरप्सी, यानी कि वो बैंकरप्ट हो गया। यानी कि देखो जब कंडीशन में है भरने की, यानी कि उसने भरा नहीं है, भरने की कंडीशन में, लेकिन टाइम पीरियड निकल गया जिस टाइम तक उसे भरना था, तो वो हो गया इंसॉल्वेंट। और अगर वो ऐसी कंडीशन में ठन गोपाल की में कुछ है ही नहीं भैया,
उसके पास तो भर ही नहीं पाएगा, चाहे उसे 10 साल लग जाए, जिंदगी बीत जाए, तो वो अब हो गया बैंकक्रप्ट। बस इतना सा डिफरेंस है। यानी कि सारे जो बैंकक्रप्ट हैं वो इंसॉल्वेंट तो हैं ही, लेकिन सारे इंसॉल्वेंट बैंकक्रप्ट नहीं है, क्योंकि इंसॉल्वेंट कुछ ऐसे भी हैं प्रॉपर्टियां आगे भर सकते हैं, समझ रहे हो, लेकिन बैंकक्रप्ट हो गया तो वो इंसॉल्वेंट तो हो ही चुका है पहले। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऐसी स्टेटमेंट देकर यूपीएससी पूछ लेता है। अब इशू क्या है इसका, देखो आईबीसी जब ये कोड बनाया था इसमें लिमिट रखी कि 330 दिन तक ये भाई साहब ये सारे जो केस हैं इंसॉल्वेंसी के जो भी हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो भी है, जिस भी कंपनी का कोई केस चल रहा है, ये सारे रिजॉल्व करने थे। लेकिन ये रिपोर्ट में पाया गया, एक पार्लियामेंट्री पैनल ने रिपोर्ट दी, 71% जो केस हैं वो ऑलरेडी 180 दिन से ज़्यादा दिन ये पेंडिंग पड़े हुए हैं, और ये इंसॉल्वेंसी कोड जो है ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है डिलेज के, डिलेज का मतलब जो देरी हो रही है, ये इसके कारण क्या है कि जो केस सुलझाए नहीं जा रहे हैं। कारण है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, देखो NCLAT, कल हमने लेक्चर में 14 सितंबर के लेक्चर में पढ़ा था NCLT, और उसके बाद हमने इसके बारे में भी बताया था, ये भी मैंने बताया था, देखो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जो ये NCLT आपको पता है, जब भी किसी कंपनी का कोई केस होता है, डिस्प्यूट होता है, तो NCLT में जाता है, कोर्ट की तरह काम करती है, ट्राइब्यूनल होती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और अगर इसके डिसीजन से संतुष्ट नहीं है कोई कंपनी जिसके विरुद्ध डिसीजन दिया, तो वो NCLAT में जा सकता है, और इससे भी नहीं है फिर वो हाई कोर्ट में जा सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो देखो सबसे बड़ा डिले का जो रीजन है वो है ये अपीलेट ट्राइब्यूनल, क्योंकि ये डिले करती है, सॉल्व नहीं करती जल्दी से केस। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन, बहुत ज़्यादा केस पड़े हुए हैं, उनमें टाइम तो लगता ही भाई साहब, ये भी डिले है। नेक्स्ट क्या है, जो NCLAT और सुप्रीम कोर्ट के पास तक भी अपील पेंडिंग में पड़ी हुई है, ये भी डिले का एक कारण है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्रभाव इन डिलेज का, देखो इम्पैक्ट तो सबसे पहला तो यही है लॉन्ग डिलेज, कि अगर डिले रहेंगे केस तो बाकी के जो बाद वाले केस हैं उनका भी डिले होगा, वो और देरी होगी, तो लंबा डिले हो जाएगा इसकी वजह से। नेक्स्ट क्या होगा इससे इम्पैक्ट प्रभाव, अगर डिले होगा तो क्या है, जो कॉमर्शियल असेसमेंट होता है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, यानी कि कितनी कंपनी का क्या कितना केस है, क्योंकि केस ही अभी पेंडिंग में पड़ा है, फाइनल केस हुआ नहीं है, तो कंपनी की कंडीशन क्या है, तो ये अच्छे से पता नहीं लग पाता। नेक्स्ट है कि जो कॉमर्शियल अनसर्टेनिटी रहती है, इसकी वजह से जो भी कॉर्पोरेट डेटर और जो मान लो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो इनसफिशेंट और एक्सपेंसिव हो जाता है डिले की वजह से। एक्सपेंसिव मतलब खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जितना ज़्यादा डिले लगेगा भाई साहब कंपनी को उतना ज़्यादा खर्चा होगा। केस कोई ऐसे तो है नहीं, पैसे वैसे देने पड़ते हैं इनको, वकील वगैरह को जो अपॉइंट कर, मतलब वकील वगैरह जो हायर करते हैं ट्राइब्यूनल वगैरह में भी। नेक्स्ट है कि भाई साहब ये अब आईबीसी के बारे में जान लेते हैं क्या। देखो 2016 में ये एक कोड बनाया था, यानी कि एक्ट है, कानून है, लॉ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के नाम से जाना जाता है, 2016 में बनाया था, ताकि जितने भी ये प्रोसेस हैं बिजनेस से रिलेटेड ये सारे जल्दी से जल्दी निपटारा हो इनके इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के। ये कोड जितने भी पहले ये लेजिस्लेशन बने हुए थे, कानून बने हुए थे इनसे रिलेटेड, क्रेडिटर और डेटर के लिए, क्रेडिटर मतलब लोन देने वाला जैसे बैंक, डेटर मतलब कर्ज वाला जिसने कर्ज लिया है, कर्ज लेने वाला बैंक से जो कर्ज लेता है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी जो इंसॉल्वेंसी के केस हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, इसलिए बनाया गया था। इस कोड ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाए थे, जैसे एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रहेगा। नेक्स्ट है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बनाई थी इसने, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। नेक्स्ट है कि एजुकेटिंग अथॉरिटी जैसे NCLT, DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। जब किसी आदमी का इंडिविजुअल का केस होता है तो DRT में जाता है, और कंपनी का केस होता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का तो NCLT में जाता है। तो ये इसने इन पे फोकस किया था, इनकी एजुकेटिंग अथॉरिटीज अपॉइंट की थी इनके जरिए। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड बनाया था एक इससे निपटने के लिए। तो ये इतने सारी अथॉरिटी इसने लाई गई थी इस कोड के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो ये ऑलरेडी कई बार हम ऐसी रिपोर्ट डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी रिपोर्ट रहती है जनरली बस नाम चेंज हो जाता है, ये बस इतना याद रखना। रिपोर्ट किसने जारी की है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, रिसेंटली रिलीज किया है। इसमें बताया जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है भाई साहब, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। ग्रीन हाउस गैस क्या है, जैसे आपका CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका, वाटर वेपर जो आपका एटमॉस्फेयर है वातावरण, उसमें जो पानी है मॉइस्चर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, वो भी आपका किस में आता है, ग्रीन हाउस गैस में आता है। तो ये जैसे HFC हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस हो गई। तो ये कई सारी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, ये भाई साहब टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर लेती हैं, सोख लेती हैं, और जो वातावरण का हमारा अर्थ के वातावरण का टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती हैं। और अर्थ के एटमॉस्फेयर का धीरे धीरे ग्रेजुअल टेम्परेचर का बढ़ना ही, इंक्रीज होना ही, वही है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, ड्रॉट पड़ जाती है, यानी कि सूखा पड़ जाती है, ड्रॉट पड़ जाती है। और कहीं कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाता है, रेनफॉल यानी कि प्रेसिपिटेशन, बारिश। तो ये कुछ एक्सट्रीम जो कंडीशन देखने को मिलते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में क्या बोला है, यही बताया कि क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे। वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे वाटर की कमी हो जाएगी। स्कार्सिटी मतलब कमी, डेफिशिएंसी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, जो हमारी आज फसल होती है एक खेत में मान लो 10 क्विंटल, वो अब 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, ऐसे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सी लेवल राइज हो जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई साहब जो ग्लेशियर जमे हुए पहाड़ों पे, बर्फ़ के पहाड़, तो वो क्या है, पिघल जाएंगे तो समुद्र में आएगा उनका पानी नदियों के जरिए, और समुद्र में पानी आएगा तो सी का लेवल बढ़ जाएगा। मान लो अभी ये पानी का लेवल है, मान लो पानी यहाँ तक आता है, पानी आगे यहाँ तक आ जाएगा, बढ़ जाएगा लेवल। और पानी का लेवल जब बढ़ जाएगा, आसपास के जो कोस्टल एरियाज हैं ये डूब जाएंगे, यहाँ के जो लोग हैं वो अंदर की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, लोगों को रहने के लिए कम ज़मीन बचेगी। अभी इतनी डेंसिटी कम ज़्यादा है कि लोगों को देखो ज़मीन रहने के लिए कम बच रही है, क्योंकि दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इतने सारे इन्फेक्ट होंगे। यही इस वर्ल्ड बैंक ने बताया है। एक बार आप खुद पढ़ लेना भाई साहब, वैसे मैंने बता ही दिया। देखो ये मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पर देखो 3 डिफरेंट सिनेरियो बताए हैं, जल्दी से मैं बता देता हूँ, आप पॉज करके पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इसने बताया कि 216 मिलियन पीपल लगभग माइग्रेट कर जाएंगे इसकी वजह से बहुत सारे रीजन में। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इसको गुना कर लो, लगभग 21 करोड़ 60 लाख पीपल आ जाएंगे। कौन कौन से रीजन में, लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका वाला ये वाला रीजन है आपका, ये वाला नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच वाला रीजन लैटिन अमेरिका। और कह रहा है कि नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका आप जानते हो नॉर्थ अफ्रीका, ये वाला रीजन है। और कौन सा रीजन है, सब सहारन अफ्रीका, ये भी अफ्रीका में ही है। ईस्टर्न यूरोप आप जानते हो, सेंट्रल एशिया ये जानते हो, ये ईस्टर्न यूरोप, ये सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, साउथ एशिया, यानी कि हर एक कॉन्टिनेंट में इफेक्ट पड़ेगा। पैसिफिक ओशन में ही लगभग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लाना पड़ेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाना पड़ेगा अगर इनसे निपटना है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि इनकी वजह से भाई साहब 40 मिलियन लोग बेघर हो जाएंगे, 40 मिलियन लोग बेघर हो जाएंगे इसकी वजह से। लगभग 4 करोड़ 40 लाख लोग, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा सब सहारन अफ्रीका रीजन में, क्योंकि यहाँ पे लगभग 80 मिलियन पीपल का है, 86 मिलियन पीपल नेशनल बॉर्डर एरियाज में रहते हैं इनके, और ये माइग्रेट कर जाएंगे, मतलब अंदर की तरफ आ जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे ये। और अदर इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, देखो 2030 तक क्या है, ये इमर्ज होकर आएगा, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है जो माइग्रेट कर जाएंगे बहुत सारे लोग। 2050 तक इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, आते आते 2050 आते आते क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होगा। और माइग्रेशन कहाँ कहाँ पे होगा और कैसे होगा, देखो अगर इस माइग्रेशन को रिड्यूस करना है तो उसके क्या क्या मतलब हम स्टेप उठा सकते हैं, ये भी रिकमेंडेशन दिए इस वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में। ये क्या है, देखो अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करना पड़ेगा, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट में जो डिसीजन मतलब कमिटमेंट की थी सारी गवर्नमेंट ने, जितने भी पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट थी, तो ये गोल अचीव करने पड़ेंगे। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये भाई साहब UNFCCC COP21 मीटिंग हुई थी पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस में। UNFCCC के लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लगभग हर साल यूपीएससी पूछता है। एक लेक्चर देख लिया तो आपका एक क्वेश्चन पक्का। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, जो इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन है वो भी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की प्लानिंग बनानी चाहिए कि सारे जो कम्युनिटी है सबको ध्यान में रखते हुए ऐसी प्लानिंग बनानी चाहिए कि जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिए क्या आगे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जब ये क्लाइमेट चेंज होगा, और आगे इसके और सिग्निफिकेंट मतलब कंसिक्वेंस देखने को मिलेंगे, परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसमें यही बताया गया कि माइग्रेशन होगा और इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यही था आज के लेक्चर में।